नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए अपने कार्य को ईमानदारी से करना होता है और पूरी मेहनत के साथ करना होता है। और अभी इस कोरोना दौर में समाज का एक वर्ग विशेष ऐसा है जो कोरोना वॉरियर कहलाया। मैं प्रासुक गणधर जैन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में निरंतर अपनी सेवाएं दी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे डॉक्टर्स की। और आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर विपिन जैन से, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में निरंतर अपनी सेवाएं दी हैं। अगर हम डॉक्टर विपिन जैन के चिकित्सक कार्यकाल और व्यक्तिगत जीवन पर गौर करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले रतलाम के मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मोड़ासा में डॉक्टर प्रकाश गांधी के पास रहकर 4 सालों तक अपना काम सीखा और फिर आज तक वे अपने गांव ऋषभदेव में पिछले 26 सालों से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर्युषण पर्व और महावीर जयंती के दिन मरीजों में फल वितरण करवाना, महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्था के अध्यक्ष पद पर रहना और साथ ही महावीर इंटरनेशनल के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनना और साथ ही उदयपुर का जोन हेड रहना, ऐसी कई उपलब्धियां डॉक्टर विपिन जैन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर विपिन जैन से। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए प्रासुक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कोरोना महामारी के चलते, कोरोना महामारी के रहते ऐसी क्या विशेष व्यवस्थाएं थी जो आपको आपके क्लिनिक पर करनी पड़ी एज अ डॉक्टर? देखो, एज ए डॉक्टर जब शुरुआत में कोरोना आया तो इतना मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं था कि कोरोना के किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोरोना क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्योंकि एकदम अचानक से ये आया और लॉकडाउन हुआ, वो हुआ। लेकिन देन आफ्टर जैसे जैसे हमने इसकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद पता लगा कि भाई कोरोना सबसे पहले तो हाईली कॉन्टामिनेटेड है। तो सबसे पहले तो जो है क्लिनिक के अंदर सैनिटाइजर की व्यवस्था की और प्लस पेशेंट अगर आ रहा है तो एक निश्चित दूरी के ऊपर अपन उस पेशेंट को अपने क्लिनिक पर बिठा दें, एक डिस्टेंसिंग रखें। बहुत से डॉक्टर ने तो ये किया था कि भाई पेशेंट को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो बराबर पेशेंट को चेक किया, लेकिन एक निश्चित दूरी बना करके और पेशेंट को अपन ने देखा। जस्ट लाइक जैसे क्लिनिक के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड है तो हर 3 घंटे के अंदर हम हमारे क्लिनिक के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको सफाई करवाते थे। पेशेंट जब अंदर आता है तो भाई बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ, तो भाई सैनिटाइजर मास्क लगा के आवे और पेशेंट को आया तो उसको इस तरह से अवेयर भी करते थे कि भाई यहाँ पे मास्क लगाए तो बाहर भी लगाए। और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे क्लिनिक के ऊपर गाउन पहन के बैठे, फेस शील्ड पहनना, ग्लव्स पहनना, क्योंकि डॉक्टर ही है जो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहता है, क्योंकि इतने पेशेंट आए पता ही नहीं रहता था कौन पेशेंट कोरोना का है और कौन नहीं है। तो शुरुआत में तो हमको 2 महीना बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ी, लेकिन जैसे जैसे रूटीन में आए हम, रूटीन में आने के बाद 2 महीने बाद पता लगा तो उस हिसाब से हमने अपने आप को ढाल लिया कि कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, कैसे खुद को बचाना है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद खुद को भी बचाना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम खुद ही इन्फेक्टेड हो जाए। निश्चित ही सर, आपकी जो सेवाएं आपने कोरोना में दी है, आपके पेशेंट्स को, ऋषभदेव के लोग और बाकी लोग जरूर याद रखेंगे। सर, एज अ डॉक्टर अगर आप अपनी लाइफ जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप सर उसे कैसे एक्सप्लेन करें? प्रासुक जी, एज ए डॉक्टर तो क्या है कि आप भी यहीं पर बड़े हुए हैं और मैं भी एक ऋषभदेव जैसे गांव में बड़ा हुआ हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की मैंने, ऋषभदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद आजकल तो क्या है कि इतने ज़्यादा सोशल मीडिया या नेट वगैरह है तो सबको आगे की प्लानिंग करने में बहुत इजी रहता था। लेकिन हम जिस टाइप में मैंने पास आउट किया उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, न ही यहाँ पर कोई अपने को ऐसा कैरियर गाइडेंस वाला या कोई ऐसा मिले जो अपन को गाइड कर सके प्रॉपर कि भाई आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए। उस टाइम पीएमटी होती थी, बस पीएमटी देते थे, भाई पीएमटी क्लियर होगी तो आप डॉक्टर बनोगे, नहीं हुई तो आप कहीं कॉलेज में जाओ आगे
तरह। तो बहुत ही मतलब तकलीफ के साथ हम आगे बढ़े। और मैंने जो है शुरू से एक बचपन से मन में था, क्योंकि क्या है ना, हमारा मकान जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है अपना उसके सामने था। पूरा बचपन ही मेरा वहीं गुजरा हॉस्पिटल के सामने। तो डॉक्टर्स को देखते थे, नर्स को देखते थे, कंपाउंडर्स को देखते थे। तो मन में शुरू से एक ऐसी भावना थी कि भाई मैं भी बड़ा होकर के डॉक्टर बनूं। और ये लोग जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अपन हाईवे पे हैं, इतने एक्सीडेंटल केस आते थे और वो लोग जिस तरह से काम करते थे, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। जब भी ऐसा कोई केस आता मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता था देखने के लिए। मतलब बचपन से ही आपके अंदर लगन थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा? हाँ, बचपन से ही लगन थी। तो मेरे को ऐसा था, कभी कोई एक्सीडेंटल केस आया तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता था और जाके देखता था भाई क्या हुआ है इसको, क्या नहीं हुआ है। तो एक मतलब एक कह सकते हैं माइंड सेट अपना क्लियर था कि मेरे को भाई इसी क्षेत्र में जाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में। किसी फील्ड में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ या नहीं बनूँ, लेकिन एक चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है और लोगों की सेवा करनी है। तो उस टाइम फिर मेरा एडमिशन जो है रतलाम हुआ। तो 5.5 साल में रतलाम रहा। मेरी इंटर्नशिप रतलाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुई। 3 महीना मैं नीमच में रहा, 2 महीना में जाबुआ, जैसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एमपी का सबसे बैकवर्ड जिला, उस इलाके में भी मैं 2 महीने रहा और मैंने इंटर्नशिप वहाँ पर की। वहाँ से आने के बाद मेरे को लगा कि आई एम परफेक्ट पर्सन, मेरे को बहुत कुछ आता है, इंटर्नशिप की है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने से पहले कहीं किसी के पास रह करके और अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज अपने पास है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो मैं मोड़ासा गया, डॉक्टर प्रकाश गांधी, जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई है और एक कहते हैं छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे इस क्षेत्र में मेरे को चलना सिखाया है तो वो है डॉक्टर प्रकाश जी गांधी, मोड़ासा। उनका 40 बेड हॉस्पिटल है वहाँ पर, जीवनदीप हॉस्पिटल। तो 96 में मैं वहाँ पर गया और वहाँ जाने के बाद 2-4 दिन जब मैं उनके साथ बैठा उनके चैम्बर में, तो मेरे को लगा कि थ्योरेटिकली आई एम परफेक्ट बट प्रैक्टिकली आई एम जीरो। फिर उनके साथ रह के धीरे धीरे और मैं यहाँ से ये सोच लिया था कि भाई 6 महीना साल भर उनके साथ बैठूंगा, मेरे को अच्छी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी और आके और मैं अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जब 6 महीना में बैठा तो मेरे को लगा कि नहीं, 6 महीने या साल भर में मैं परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने सोचा था जिस दिन मेरे बॉस मेरे को कहेंगे कि यू थिंक यू आर परफेक्ट, उसी दिन मैं अपना प्राइवेट जर्नी शुरू करूँगा या अपना खुद का हॉस्पिटल है या क्लिनिक खोलूँगा। तो ऐसे करते करते 4.5 साल में उनके साथ वहाँ पर रहा और बहुत बारीकी से जितना भी सीख सकता था उनके अंडर में रह करके और उन्होंने मेरे को सिखाया। और वो सब कंप्लीट करने के बाद सन 99 में मैंने डूंगरपुर चॉइस किया और डूंगरपुर में मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। तो डूंगरपुर में क्लिनिक स्टार्ट करने के पीछे भी रीज़न ये था कि मैं जिस जगह बैठा मोड़ासा में, तो वहाँ पर डूंगरपुर सागवाड़ा उस पेरीफेरी के 60% पेशेंट उस पेरीफेरी के होते थे। तो उन सबसे मेरा एक अच्छा आत्मीय रिलेशन जुड़ चुका था और वो लोग भी कहते थे शाम को रोज दौड़ के यहाँ आना पड़ता है, आप आ जाओ यूँ। तो मैं एक बार वैसे ही डूंगरपुर, हमारे एक बहुत ही पुराने इब्राहिम भाई हाजी साहब थे, तो वो रोज कहते थे कि डॉक्टर साहब कभी पधारो, पिछले भी पास में है, कभी आओ। तो मैं उनके वहाँ खाली सिर्फ मिलने गया तो हाजी साहब बड़े आत्मीय सम्मान और स्वागत, उनको ऐसा लगा डॉक्टर साहब आए डूंगरपुर में बैठने के लिए। तो तुरंत उनके बच्चे को कहा भाई गाड़ी निकाल और डॉक्टर साहब को मैंने जगह दे रखी है, अपन देख के आते हैं, डॉक्टर साहब आए देखने। कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन बस इब्राहिम भाई हाजी साहब ने कहा, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया, उनकी कार में बैठ के गया, जगह देखी और मेरे को ऐसा लगा कि भी अच्छा है। तो मैंने यहाँ आकर के घर पे बात की और आनंद फानंद में जो है 1 महीने के अंदर मैंने मेरा क्लिनिक डूंगरपुर में स्टार्ट कर दिया। आपका प्रेजेंट है? हाँ, प्रेजेंट है। डूंगरपुर में मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया और क्लिनिक स्टार्ट करने के बाद तो फिर 22 साल हो गए मेरे को डूंगरपुर में प्रैक्टिस करते करते। और प्लस यहाँ ऋषभदेव में तो मैं काम कर ही रहा हूँ। जब भी ऋषभदेव में छोटा से बड़ा यहाँ हुआ हूँ, सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मन में एक भावना जो थी, ऋषभदेव के लोगों को बड़ी तकलीफ पड़ती है इमरजेंसी सर्विस के लिए। आज जैसे हॉस्पिटल में कोई आता है और रात को पेशेंट जाता है ना, तो वहाँ कोई इसको देखने वाला नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। और जैसे ही गया उसको देखा और रेफर टू उदयपुर।
मेरा प्रयास ये रहता है कि रात को इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है, पहली बार तो मैं कोशिश ये करता हूँ उसको रात को कहीं नहीं जाना पड़े, और इसके बावजूद भी कोई अगर है तो मैं उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा करके अगर रास्ते में उसको तकलीफ नहीं होवे और वो हायर सेंटर तक पहुँच जाए, और पेशेंट हायर सेंटर पे जाता है तो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट ही मस्त होता है। आज अटैक आया पेशेंट को, उसके पास 1 या 1.5 घंटा होता है हायर सेंटर तक जाने में। इन बिटवीन अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वापस री अटैक के चांस रहते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस ऋषभ देव में ब्रेन स्ट्रोक के हैं, सीवी स्ट्रोक के हैं, हार्ट अटैक के हैं, पैरालिसिस के हैं, जिनको मैंने इमरजेंसी में प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के पहुँचाया, तो आज सब सर्वाइव कर रहे हैं। बीमारी बहुत ज़्यादा जो आगे बढ़ जाती है एक टाइम पीरियड का, इसके टाइम पीरियड में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन उन सब में से उनको मैं बाहर लाया। और इस बीच में जो है काम करते करते मुझे ये लगा कि भाई अपन ये काम तो कर ही गए हैं, तो क्यों नहीं कुछ समाज सेवाई भी की जाए। तो ऋषभ देव के लोगों के लिए अपन समय समय पे कैंप वगैरह लगाए। फिर एक आज की नीड है ब्लड डोनेशन है, ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन लोग बहुत ऐसा है दिमाग में कि भाई अपन को ब्लड नहीं देना है, जागरूकता की कमी है। तो उसके लिए भी मैंने जो है काफ़ी स्कूलों में वगैरह में लेक्चर्स रखे। NSC का कैंप था, उसके अंदर मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, तो उस दिन भी मेरा जो है ना उन सब बच्चों से, करीब 200 बच्चे थे NSC के कैंप में, तो मेरा सब्जेक्ट यही था ब्लड डोनेशन। मैंने उनसे पूछा कि ब्लड डोनेशन के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड देने से क्या होता है, नथिंग, किसी को नहीं पता था। सब यही कहते सब ब्लड देने से तो कमजोरी आ जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उनको मैंने जो है ना बताया कि भाई अपन को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी जिसका 50 किलो वजन है और एज भी अगर 12 ग्राम से ऊपर है और उम्र उसकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से 50 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति साल भर में 3 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है। और ब्लड डोनेशन कैसा है कि आपने ब्लड दिया ना, कोई एक्स्ट्रा डाइट लेने की जरूरत नहीं है। आप जो रूटीन खा रहे हो ना, उसी में हमारी सेल्स अपने आप शरीर में बनती है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो 7 दिन के अंदर आपने जो 450 ml ब्लड दिया है वो 7 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण कि आदमी कहीं गिर गया बाइक से, उसके सर पे लगती है, ब्लड निकलता है, एट द स्पॉट आप देखो कितना ब्लड है, फिर उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक उसका कम से कम 500 से 600 ml ब्लड बह जाता है। उसको स्टिक लिए वो किए तो क्या उसको ब्लड चढ़ाना पड़ा? नहीं चढ़ाना पड़ा, वो रिकवर हुआ नहीं। जब इतना ब्लड अगर आप एक्सीडेंट में गिरा सकते हो, फिर अपने मन से खुशी से क्यों नहीं देते हो? एक बोतल खून से आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। एक थोड़ा निजी सवाल था मेरा। हाँ हाँ बोलिए। एज अ डॉक्टर और एज अ पर्सन रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, हाँ, आपने आज तक कितना ब्लड डोनेट किया होगा सर? देखो मैं खुद भी अभी तक 28 यूनिट 28 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम जब ब्लड डोनेशन किया था तो हंसी आ रही है मेरे को कहने में, वो एक मजबूरी थी। क्योंकि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में था और वहीं हमारा हॉस्पिटल था, तो हमारा वहाँ क्या है, कभी कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो हमारे कॉलेज के MD जो थे वो एक लिस्ट निकाल देते हैं कि भाई आपको ये O पॉजिटिव वाले 3 जने आ जाओ, आपको ब्लड देना है। तो वहाँ एक डर था कि अगर मैं ब्लड नहीं दूंगा तो मेरे को प्रैक्टिकल में या कुछ कोई परेशानी होगी। तो फर्स्ट टाइम जब दिया था ब्लड तो वो एक डर से दिया था, लेकिन वो डर खुल गया। और ब्लड डोनेशन अगर बात करते हैं तो मैं जब रतलाम था तो वहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। रतलाम के पास में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पर लगी थी, करीब 600 से 700 इंजर्ड हुए थे। ट्रेन तो आप जानते ही बहुत बड़ी होती है। तो उस टाइम एक रिकॉर्ड था कि रतलाम के अंदर हमारी कॉलेज वालों ने एक ही दिन में 437 यूनिट ब्लड दिया था। हमने हमारी सारी कॉलेज वालों ने 437 यूनिट ब्लड वहाँ पर हमने अरेंज किया था। और इसके बाद यहाँ ऋषभ देव में भी हमने काफ़ी कैंप्स लगवाए। मैंने मायो इंटरनेशनल, भारत विकास परिषद के साथ, लॉयंस क्लब के साथ मिल करके। और इसके बाद उदयपुर में भी अपने यहाँ का कोई अगर जाता है और इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई किसी का घर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, अगर मेरे को फ़ोन किया है तो मैंने वो ब्लड वहाँ से ब्लड बैंक से अरेंज कराया है, भले दिन हो या रात हो, कभी भी। और फिर समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ जाने का वो होता था कि मेरे दादाजी जो हैं चंद्रसागर जी, उनका एक ही मोटो था कि जिस फील्ड में तू आया है वहाँ पर सेवा फर्स्ट है, पैसा बाद में है।
तो थोड़ा ध्यान रखने का है कि बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, गरीब पेशेंट आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो अपन को उस साइड भी देखना है, पैसा ही नहीं देखना है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आया हमको लगता था, दादाजी की बात याद आती थी, कभी पेशेंट को याद, हर पेशेंट नहीं पूछता, लेकिन कोई पेशेंट ऐसा पूछता ना कि साहब दवाई कितने की होगी, क्या पूछता है, दवाई कितने की होगी। तो उस टाइम मेरे को लग जाता कि इसके पास पैसा कम है इसीलिए पूछ रहा है। मैं उसको कहता भैया फीस तो रहने दे, दवाई ले ले पहले, बच्चे तो मेरे को दे जाना, जब आए तब दे जाना। आपकी इसी सोच के कारण डॉक्टर्स को आज भी समाज में और देश में और दुनिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है और ईश्वर के रूप में उन्हें माना जाता है कि अगर एक इंसान का मर जाता है तो उसे एक अंतिम समय में आकर अगर कोई बचा सकता है भगवान से तो डॉक्टर ही होता है। और निश्चित सर आपकी सोच आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, मेरी से कामना है। सर एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक बहुत सारी सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए रहे हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल में से कैसे आप वक्त निकालकर सामाजिक संस्थानों के साथ सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते थे? राशुक जी क्या होता था कि प्रैक्टिस तो करनी है, पैसा तो कमाना ही है, ठीक है, लेकिन बहुत सी बार मैं यहाँ ऋषभ देव में देखता था कि स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है लोगों को, और हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो बाहर जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जो सुपर स्पेशलिस्ट है उनसे मिले, क्योंकि देखो सबका अपना अपना एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है, ठीक है, हर कोई कैपेबल नहीं होता है। तो ये एक मेरे मन में रहता था, लेकिन उसी के साथ उसी बीच में मेरे यहाँ पर एक वेल नोन पर्सन है ऋषभ देव में, उपेंद्र जी आणु, तो मेरे फूफा जी भी होते हैं, तो हम लोग बैठे थे, तो उपेंद्र जी का क्यों नहीं, लेकिन अपन एक सामाजिक संस्था है महावीर इंटरनेशनल, भगवान महावीर के सिद्धांतों पे चलती है, तो क्यों नहीं उसकी एक शाखा का अपन गठन करें और यहाँ पर लोगों की सेवाएं करें। तो जब मैं और उपेंद्र कुमार साहब बैठे तो मेरे मामा जी थे महावीर जी मनावर और रमेश जी कोठारी साहब, तो एक हम सब 5 लोगों ने मिलकर के और बैठ करके बात की, तो इस संस्था का गठन अपने को करना चाहिए ऋषभ देव में, और उसका मोटो यही है कि सबकी सेवा सबको प्यार। तो उस बात को लेकर के हम 5 जनों मिल करके उस संस्था का गठन किया, और बाद में हमने काफ़ी लोगों को उसमें जो सेवा करने के इच्छुक हैं उन लोगों को हमने उस संस्था में जुड़े, और उस संस्था को काम करते करते आज ऋषभ देव में 15-16 साल हो गए। संस्था की खुद की बिल्डिंग भी बना ली, बीच में हम यहाँ पर नॉन-स्नोटॉफिक पे एक लेबोरेटरी भी चलाते थे। तो महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से मैंने फिर सेवा का कार्य शुरू किया। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जैसी संस्था का गठन हुआ तो मैंने एक कैंप गुरुकुल में कराया था, जिसके अंदर मोड़ासा के वेल नोन जितने भी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं 13 डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुला करके मैंने एक फ्री चेकअप का, मेरा जो भी कैंप होता है वो फ्री चेकअप होता है, उसके अंदर किसी पेशेंट से किसी तरीके का चार्ज हम नहीं लेते हैं। वो एक मेगा कैंप था जिसके अंदर 900 पेशेंट टोटल फ्री में चेकअप किए गए, और उसके बाद समय समय पर कैंप तो यहाँ पर हम करते ही रहे। अपोलो के डॉक्टर आए, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, उनका एक टॉक शो भी रखा था, वो महावीर पब्लिक स्कूल में हमने रखा था। फिर वीकेवी स्कूल में एक गर्ल्स अवेयरनेस का रखा था, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार आजकल तो ठीक है कि इतना सब कुछ टीवी है, मीडिया है, मोबाइल्स हैं, आधुनिक युग में है, तो सब चीज़ें पता होती है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम होती है। प्यूबर्टी एज जब आती है लड़की के अंदर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, कुछ चेंजेज आते हैं, तो वो खुद भी अपने आप में हेजिटेट रहती है कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो ना तो उसकी मम्मी से बात कर सकती है, तो बहुत सी बार देखा गया है जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम बच्चियाँ जो है वो डिप्रेशन में आती है। तो उस अवेयरनेस के लिए मैंने पीकेवी स्कूल में प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम में करीब 300 मदर्स ने अटेंड किया था, और स्कूल की जितनी भी गर्ल्स थी जो प्यूबर्टल एज पे हो, 5वीं से लेकर के 12वीं तक की, 10वीं तक की गर्ल्स को हमने वहाँ पर बिठाया। और डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी जो कि बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं उदयपुर की, उन्होंने अपना लेक्चर दिया था कि भाई आपको जब ये चेंजेज होते हैं तो आप खुद ऑब्जर्व करें कि अभी 10 साल 11 साल 12 साल के बाद जैसे हुआ तो क्या क्या चेंजेज आते हैं, बच्ची चिड़चिड़ी हो रही है या कुछ कर रही है, तो आप उसको समझाएं कि भाई ये जो चेंजेज आ रहे हैं शरीर में इस वजह से आ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जैसे मेंसेज आएगा ये आएगा। और प्लस एक सेल्फ डिफेंस का भी मैडम ने बहुत अच्छा बताया था कि आप बाहर निकलते हो, हर समय तो आपके परिवार का कोई साथ में नहीं होगा,
या हर समय आपके साथ कोई ग्रुप नहीं होगा, कभी अकेला भी जाना है। आप अकेले जाओगे, अगर कोई आपको छेड़ता है या कुछ करता है तो सेल्फ डिफेंस आपको कैसे करना है, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और तो मान के चलो वो प्रोग्राम हमने रखा था 20 से 25 मिनट का, लेकिन जब मैडम को भी अच्छा लगा कि यहाँ के लोग जो है सुन रहे हैं या कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट 1.25 घंटे चला और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। ऐसे ही आजकल एक जनरल डिजीज़ है स्पाइन की, जिसको भी देखोगे ना आप कि मेरी कमर दुख रही है या खड़ा नहीं रहा जा रहा है, पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो एक जनरल डिजीज़ है कि कॉमनली सब लोगों को आजकल प्रॉब्लम है। कम से कम अपन देखते हैं कि 70% लोग शिकायत करते हैं मेरी कमर में दर्द है, तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैंने अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रवीण सक्सेना जो कि न्यूरो स्पाइन सर्जन है, उनको बुलाया था और उन्होंने जो है एक वही महावीर पब्लिक स्कूल में उनका रखा था कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो वो भी विश्वविद्यालय लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको और बहुत नॉलेजेबल। उसके बाद विश्वविद्यालय में मैंने भारत विकास परिषद के साथ ब्लड और समय समय करते ही हैं। और बीच में इसी तरीके से मेरे कामों को देखते हुए हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो नाना लाल आहारी थे, उन्होंने रिकमेंड किया और उपखंड स्तर पर समाज सेवा के लिए मुझको सम्मानित किया गया। उस टाइम यहाँ पर SDM सेलेस्ट चुराना साहब थे। सर अभी इस कोरोना दौर में सर कोरोना को लेकर सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि मार्केट में कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन। तो एज अ डॉक्टर क्या लगता है आपको कि आपके इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कब तक कोरोना वैक्सीन मार्केट में आएगी और कब तक लोगों को वो अवेलेबल होगी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है प्रासुक जी। तो ये सब लोगों के मन में है। हमारे पास भी पेशेंट आता है सर वैक्सीन कब आएगी, लेकिन वैक्सीन का भी एक क्राइटेरिया है कि उसकी ट्रायल होती है, ठीक है। सबसे पहले उसकी जो है ट्रायल जो है उस पर होती है जानवरों पे, बंदर है या उसके ऊपर उसकी ट्रायल करते हैं कितने समय में उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है और वो एंटीबॉडी कितने टाइम तक वापस रह रही है। वो सब उसका जेनेटिक सारा डाटा जो है एनालिसिस करने के बाद फिर ह्यूमन ट्रायल होती है और ह्यूमन ट्रायल इसलिए कम से कम 6 मंथ का प्रोसीजर है। अपन ये सोचते हैं कि भाई आज इंजेक्शन लगाया 3 दिन में एंटीबॉडीज बन जाएगी इसकी, ठीक है, और 3 दिन बाद वो वैक्सीन लॉन्च कर देंगे। ऐसा नहीं है, वैक्सीन आएगा और वैक्सीन आने में टाइम लगेगा। और मार्च 2021 से पहले तो मैं नहीं समझता कि वैक्सीन मार्केट में आएगी, क्योंकि अभी ह्यूमन ट्रायल सेकंड उसमें चल रही है, सेकंड स्टेज में ह्यूमन ट्रायल चल रही है। तो वो पास कब तक होगी? सेकंड स्टेज के बाद होगी या थर्ड? सेकंड के बाद एक थर्ड स्टेज और होती है, जब उसकी एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप हुई, उस एंटीबॉडीज वापस उसका ब्लड सैंपल लेकर के उस एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, उसका DNA RNA सारी स्टडी होती है कि बॉडी में उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रही है। जो भी पेशेंट या जो भी बंदा है जिसने अपने आप को ह्यूमन ट्रायल के लिए दिया है, तो उसको 50 डेज तक तो बिल्कुल अलग रखते हैं, किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आवे और प्योर हाइजेनिक कंडीशन में उसको एक रूम में रखते हैं। वो ना तो बाहर जावे ना कहीं नहीं जावे, तो उसको कोई इन्फेक्शन दूसरा नहीं लगना चाहिए। तभी तो पता लगेगा कि भाई आपको वैक्सीन का जो ट्रायल दिया है उसके बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या चेंजेज आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें होने के बाद ही वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर हमें वैक्सीन के बारे में, और इससे लोगों को भी ये पता चलेगा कि जब तक वैक्सीन नहीं है तो कोरोना के बचाव क्या क्या है, हमें कैसे। कोरोना के बचाव तो यही है, देखो शुरू से जब से लॉकडाउन हुआ है सबको कह रहे हैं कि भाई आप मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बाहर कहीं अगर जाए तो पर्टिकुलर लोगों से दूर रहे, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप बाहर जाएं। लेकिन जब आम पब्लिक को देखते हैं अपन बाहर जाते हैं, बड़ा वो होता है कि कोरोना को इतना ईजी ले लिया है उन्होंने कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, हमको तो कोरोना नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारी वो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी एक यूँ कह सकते हैं किसी की सड़ी नहीं होती है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे ऐसे कितने ही लोग देखे हुए हैं, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है
और बिल्कुल सात्विक, मतलब जो एज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अपन जो कहते हैं ना, एक सात्विकता जो होती है वो जैन धर्म में है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जैसे सात्विकता जो थी वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अटैक है, ठीक है ना। तो कुछ तो अपने बॉडी के जीनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि अंदर का आपका जीनोम कैसा है, जेनेटिक कैसा है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आप कितना भी परहेज कर लो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में है, जस्ट लाइक बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको जैसे डायबिटीज आया, वो साहब मेरे को जहाँ तक अंदाजा है मेरे दादाजी को नहीं था, मेरे फादर को नहीं है, मेरे नाना जी, पर नाना भी थे, पर दादा भी मैंने देखे, ऐसा किसी में नहीं था। लेकिन कभी कभी 7 पीढ़ियों बाद भी वो जीन्स वापस डेवलप होते हैं। 7 पीढ़ियों तक डिजीज नहीं दिखती, थैलीसीमिया जैसी डिजीज एक 7 पीढ़ियों तक नहीं दिखती, लेकिन 7 पीढ़ी के बाद वापस जो है थैलीसीमिया आता है। उस टाइम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है कि आपके परिवार में किसी को तो पता ही नहीं 7 पीढ़ी पहले की चीज़ क्या है, लेकिन जीन्स कभी भी डेवलप हो सकते हैं। इसलिए जो है वैक्सीन की अपन वेट कर रहे हैं, आप वेट करें, लेकिन सावधानी भी पूरी रखें। सर, एक एज ए डॉक्टर आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को अभी के वक्त के अनुसार और आगे के वक्त के लिए? बस मैसेज तो यही है मेरा कि जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आता है तब तक पूरी सावधानी आप रखें। और अभी पहले ही बोल चुका हूँ कि आप बाहर जब भी जाएं मास्क लगाएं, बाहर से जब घर के अंदर आते हैं अपने हाथ सैनिटाइज करें, या फिर बार बार साबुन से हाथ धोएं। और साबुन से हाथ भी आप कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को रब करें, उसके बाद ही धोएं। ऐसा नहीं है कि आपने साबुन लिया और हाथ धो के और आप बाहर आइए। कम से कम 20 सेकंड आपको हाथ रब करने हैं, उसके बाद ही आपको हैंड वॉश करना है। और जितना आप बन सके उतना घर में रहें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और अपने ऋषभ देव में तो विशेष करके यदि अपन देख रहे हैं कि पिछले 8-10 दिनों में जिस तरीके से कोरोना का पेशेंट आया है और जिस तरह से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं एक छोटे से गांव के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। दिन के रोज के अगर एस्टिमेट देखें 10 पेशेंट्स आ रहे हैं। हाँ, 10 पेशेंट एवरी डे आ रहे हैं। तो कोरोना की जो चेन चल रही है उस चेन को तोड़ने का एक ही इलाज है, जितना हो सके उतना। आप कोई वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो वर्क प्लेस पे जाएं, लेकिन पूरी सावधानी से जाएं। और शाम को आप घर आ जाते हैं, उसके बाद आप घर पर ही रहे, कुछ काम हो तो ही बाहर जाएं, और बाहर जाएं मास्क है, और आजकल तो फेस शील्ड आ गई है, तो आप फेस शील्ड लगा सकते हैं जो कि बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करती है। जस्ट लाइक दिस, ये फेस शील्ड आप जैसे लगा के जाएं। आपने मास्क लगाया, फेस शील्ड लगाया, मतलब जितना आप बचेंगे, क्योंकि बचाव ही उपाय है। सावधानी में ही समझदारी, सावधानी में ही समझदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी इन बातों से लोग जरूर प्रेरणा लेंगे। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर विपिन जैन, जिन्होंने हमें कोरोना को लेकर विभिन्न जानकारियां प्रदान की। अभी के लिए इतना ही, आगे और भी ऐसे साक्षात्कार के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और गाइडलाइंस का पालन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।